नरेंद्र मोदी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें औपचारिक निमंत्रण भेजा है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बना यह एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़े हवाई अड्डों में शामिल होगा। पहले चरण में इसकी क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी, जो आगे बढ़कर कई गुना हो सकती है। अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में तैयार यह एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर का दबाव कम करेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति देगा। सुरक्षा के तहत क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर नवनिर्माण के 9 वर्ष पुस्तक का विमोचन करते हुए उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में सुरक्षा का माहौल पहले से काफी बेहतर हुआ है। सीएम ने दावा किया है कि पिछले 9 वर्षों में कोई दंगा या कर्फ्यू नहीं लगा है और कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान 9 लाख से अधिक सरकारी भर्तियां की गई हैं, जिसमें युवाओं को रोजगार मिला और पलायन कम हुआ है। योगी ने कहा कि सरकार विकास और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर लगातार काम कर रही है। इन्वेस्ट यूपी राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए GBC 5 की तैयारी तेज कर रहा है। इस बार निवेश लक्ष्य 6 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने की योजना है। योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर और जापान दौरे में मिले करीब 4 लाख करोड़ के प्रस्ताव भी इसमें जोड़े जाएंगे। सबसे ज्यादा निवेश हरित योजना क्षेत्र में आने की उम्मीद है, जिसमें विदेशी कंपनियां भी रुचि दिखा रही हैं। जल्द ही जापान के यामानाशी प्रांत से निवेशकों का प्रतिनिधिमंडल यूपी आएगा। सरकार का लक्ष्य इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारकर राज्य को औद्योगिक रूप से और मजबूत बनाना है। सार्वजनिक स्थलों पर नमाज को लेकर बढ़ते विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ बुधवार रात कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में प्रदेश भर के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। हाल के दिनों में आए भड़काऊ बयानों को देखते हुए मुख्यमंत्री सख्त निर्देश दे सकते हैं। बैठक में चैत्र नवरात्रि और रमजान के दौरान सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था पर विशेष फोकस रहेगा। संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखने के लिए अधिकारियों को पहले से ही अलर्ट किया गया है। हज यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। सऊदी अरेबिया मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया है। राज्य हज समिति के अनुसार यात्रियों को यात्रा से कम 10 दिन पहले टीकाकरण करवाना होगा। इसमें प्रवासी भारतीय भी शामिल है, जो जिस देश में रह रहे हैं वहीं से स्वास्थ्य जांच करा के फिटनेस प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संक्रामक बीमारियों से बचाव करना है, ताकि हज यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से पूरी हो सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि चुनाव समय पर क्यों नहीं हो रहे हैं और क्या तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी होगी। सुनवाई जनहित याचिका पर हुई, जिसमें समयबद्ध कार्यक्रम तय करने की मांग की गई है। सरकार ने बताया कि पहले नया OBC आयोग गठित होगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय होगा। उधर केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर के अलग अलग बयानों से सियासी हलचल तेज हो गई है। अयोध्या में 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बुधवार रात 11 बजे से शहर में डायवर्जन लागू होगा और भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। रामलला के दर्शन भी निर्धारित समय के लिए रोके जा सकते हैं। हालांकि मंदिर सुबह 6 बजे ही खोल दिया जाएगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के बाद दर्शन व्यवस्था सामान्य कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में हर घर नल से जल अभियान को नई गति देने के लिए जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच MOU साइन हुआ है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ और CR पाटिल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की पहुंच और मजबूत होगी। सरकार का फोकस केवल कनेक्शन ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रखरखाव पर भी है। इस योजना से बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी जैसे क्षेत्रों में जल संकट कम होगा और लोगों के स्वास्थ्य व जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को लखनऊ में नया सरकारी आवास आवंटित हुआ है। यह बंगला पहले कपिल देव अग्रवाल के नाम था और अब माल एवेन्यू स्थित आवास संख्या 25 उन्हें दिया गया है। खास बात यह है कि यह आवास शिवपाल सिंह यादव के कार्यालय के पास है। पंकज चौधरी नवरात्रि के दौरान गृह प्रवेश करेंगे। इस दौरान से उनके लखनऊ में स्थायी रहने और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने में मदद मिलेगी, खासकर 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में।
संजय निषाद के नेतृत्व में निषाद पार्टी ने 2027 चुनाव से पहले अपनी रणनीति तेज कर दी है। 22 मार्च को गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ पार्क से अभियान की शुरुआत होगी। इसके वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ में रैलियां प्रस्तावित है। पार्टी मछुआर मछुआ समाज को एससी में शामिल करने की मांग को प्रमुख मुद्दा बना रही है। जन समस्याओं के जरिए निषाद पार्टी अपनी जनाधार को मजबूत कर चुनावी माहौल बनाने में जुट गई है। वाराणसी में गंगा के बीच नाव पर हुई इफ्तार पार्टी को लेकर विवाद अब बढ़ गया है। इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर नाव पर इफ्तार क्यों नहीं मना सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है और इस तरह के मुद्दों से समाज में दूरियां बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ये मामला अब सियासी रंग लेता जा रहा है। मायावती ने काशीराम जयंती को लेकर अखिलेश यादव की सपा और राहुल गांधी की कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दोनों दलों पर दलित विरोधी राजनीति करने और चुनाव नजदीक आते ही काशीराम की विरासत का फायदा उठाने का आरोप लगाया है। मायावती ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब काशीराम को भारत रत्न नहीं दिया गया और अब मांग की जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि बसपा ही काशीराम की असली उत्तराधिकारी है और विपक्षी दल केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जनता पार्टी की जिला कमेटियों के गठन में 33% महिला आरक्षण नई चुनौती बन गया है। 21 सदस्यीय कमेटी में 7 महिलाओं की अनिवार्यता के कारण कई जिलों में प्रक्रिया अटक रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं की कमी से दिक्कतें बढ़ी हैं। पंकज चौधरी की चेकलिस्ट के आधार पर चयन हो रहा है, लेकिन संतुलन बनाना कठिन हो रहा है। चुनावी माहौल में संगठन मजबूत करना प्राथमिकता है। ऐसे में महिला आरक्षण लागू करते हुए समय पर कमेटियां बनाना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख लोगों को अपना घर मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 90,000 लाभार्थियों को पहली किश्त जारी की है, जिसमें प्रत्येक को 1 लाख रुपए डीबीटी के जरिए दिए गए हैं। योजना में कुल 2.5 लाख रुपए तक की सहायता 3 किश्तों में मिलती है। EWS वर्ग को सस्ते पक्के मकान, सब्सिडी और होम लोन पर ब्याज छूट का लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि अधिकतर घर महिलाओं के नाम दिए जा रहे हैं, जिससे सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 19 मार्च 2026 को मौसम सामान्य से थोड़ा गर्म रहने का अनुमान है। खासकर पश्चिमी यूपी के शहर जैसे मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और सहारनपुर दिन के समय तेज धूप दिखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में तापमान 16 से 18 डिग्री के बीच रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई खास संभावना नहीं है। हालांकि हल्की हवाएं चल सकती हैं, जिसमें सुबह शाम थोड़ी राहत मिलेगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।